क्या पोजीशन है शहर के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है कराची वाला? बजट के अंदर तो आपने देखा और बजट के बाद से अब तक देख रहे हैं कि सियासी पारा बहुत हाई। कराची का एक नया चेहरा बनने के लिए दस्ते शफ़क़त होना ज़रूरी है। दस्ते शफ़क़त ना हो तो बेहतर है। अब वो तहरीक कहाँ चली गई और आप फिर एक नया ख्वाब दिखा रहे हैं कि नई तहरीक आएगी। 18 साल का एक डरावनी हकीकत तोड़ने के लिए आपको अच्छे ख्वाब देखने पड़ेंगे। बहुत बड़ा इंसिडेंट नज़र आया दोबारा जामिया कराची में। अब की बार जो विस्टम हुआ है वो सिंधी तलबा हुआ है। जामिया कराची में वतन मुखालिफ नारे लगाएंगे, सिंधु देश के नारे लगाएंगे, तो फिर तो ऐसी चीजें होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाज़िर खिदमत है। मुल्क के अंदर मुख्तलिफ लोग सियासी ख्यालात के हामिल होते हैं और सियासी ख्यालात के हामिल होने के साथ साथ अपने नज़रिए पे कारबंद भी होते हैं। अपनी कौम, अपने मकसद, अपने नज़रिए पे कारबंद होना कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं। और साथ ही साथ इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो कि कानून से भी वाबस्ता हैं, सियासत में भी अमली कदम रख चुके हैं और साथ ही साथ 3 महाजिर पाकिस्तान के सरबराह भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब बैरिस्टर हसन साहब की, जो आज हमारे साथ महफिल में शरीक है। आइए उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम तलहा भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कहिए वेलकम टू पॉडकास्ट। Thank you so much for taking on board and to express my views for with your views. हसन भाई, इसमें क्या पोजीशन है शहर के अंदर सियासी जो एक बेरा बेचैनी नजर आती है, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है कराची वाला, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सूरत क्यों है और इसका हल क्या नजर आता है? तलहा भाई, बजट अभी जो गुजरा है, तो मैं पर्टिकुलर सेट की बात करूंगा और उसमें भी कराची की बात करूंगा, जो कि कराची सिंध का सोशल कैपिटल भी है, पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब भी है और 98% सूबे को देता है, 75% वफाक को देता है। तो बजट के अंदर तो आपने देखा और बजट के बाद से अब तक देख रहे हैं कि सियासी पारा बहुत हाई, और उसमें आपने देखा जिस तरीके से अरकान सिंध असेंबली की अपोजिशन साइड से हो या ट्रेजरी बेंचेस की साइड से हो, जो स्पीचेस की गई हैं और बड़ी फेरी स्पीचेस की, वो बहुत ज्यादा स्पार्किंग स्पीचेस थी, जिसकी वजह से माहौल जो है वो सियासी पारा और सियासी माहौल बड़ा गर्म हो गया। और आगे भी मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं अपने, कि आगे बहुत जल्दी शहर कराची में सियासी जमातों की तरफ से अलग और सिविल सोसाइटीज, नौजवानों की तरफ से एक कराची के हवाले से तहरीक चलने जाती है। जैसे आपने अब दो गवादर तहरीक देखी थी, उसी तर्ज की एक तहरीक अब कराची में भी शुरू होगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 18 साल बैड गवर्नेंस, इनकी नाअहली, इनका मुतासिब रवैया, शहर कराची के साथ तासुब पे मबनी जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेस की हुई हैं, डिवीजन ऑफ पावर नहीं कर रहे हैं, सेपेज का निज़ाम खराब है, पानी पीने को नहीं दिया जा रहा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक कॉन्क्रीट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तो आए दिन जाहिर सी बात है उनकी मूवमेंट्स लॉन्च होती है, बट मैं ये आपको बता के जा रहा हूँ कि अनकरीब कराची के नौजवान जो हैं वो एक जो है सियासी से हटकर समाजी और शहरी तहरीक। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कहा कि जैसे गवादर में हक दो गवादर तहरीक चली और आपने कहा कि वही कुछ मंजरनामा कराची में आप देखते हैं, लेकिन हसन भाई, क्या आप इस बात से वाकिफ नहीं कि वो जो हक दो गवादर तहरीक थी, दरअसल उसको जो लीड कर रहे थे उन साहब का बुनियादी ताल्लुक जमात इस्लामी से था? और क्या यहाँ जो तहरीक शुरू होगी शहर के लिए, ये भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की आशीर्वाद में शुरू होगी? देखिए, आप बहुत सारी एक्शन कमेटीज बनती हैं और बहुत सारे इल्हाक होते हैं, बहुत सारे एक फ्रेंड्स बनते हैं, उसमें हर सियासी नजरिए के लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने सियासी नजरियात जो हैं वो वहां पर भी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लोगों को एम्फेसाइज करें। और इसी तरीके से कराची के अंदर मैं, क्योंकि हक दो गवादर तहरीक के अंदर जो जमात इस्लामी के बुनियादी रुकून थे, लोगों को उस नाम से शायद बहुत कम वाकिफ है, लेकिन हक दो गवादर तहरीक के नाम से बहुत ज्यादा मुझ जैसे जो नौजवान है वो उसी नाम से उनको याद रखते हैं। और बाकी में तो कराची के अंदर जितनी पॉलिटिकल वैक्यूम है और जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तो इन्हीं का एक फ्रंट बनेगा, इन्हीं के फ्रंट में से ही लीडरशिप बनेगी जो इस तहरीक को
लीड करेगी, क्योंकि पॉलिटिकल वैक्यूम आपके सामने, कराची में इतना बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम होगा, तो आपको लगता है कि कराची के अंदर पॉलिटिकली कोई इसको ऐसी समाजी और शहरी तहरीक को कोई लीड करेगा? आई डोंट थिंक सो कि कराची वाले उसको एक्सेस करें। हसन भाई, आप कह रहे हैं कि एक नया संगठन आएगा, एक नया प्लेटफॉर्म होगा, एक नया स्टेज डेवलप होगा, मगर क्या आप नहीं समझ पॉलिटिकल नहीं होगा। मगर क्या आप नहीं समझती कि कराची का एक नया चेहरा बनने के लिए क्या कराची के ऊपर भी दस्ते शफकत होना जरूरी है? उनका भी, जिनके थ्रू ही सारे चेहरे बनते हैं और सारे चेहरे मिट भी जाते हैं। दस्ते शफ़क़त ना हो तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि जहाँ से, आई डोंट नो आप कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से भी दस्ते शफ़क़त मिलता है, तो फिर आप कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। फिर आप इनकलाबी तहरीक, नज़रियाती तहरीक, शहरी तहरीक नहीं कर सकते। फिर आप एक मैन्युफैक्चर्ड और एक जो आर्टिफ़िशियल तहरीक होती है, जो बज़ाहिर लोगों को तहरीक लग रही होती है, बट वो उसकी मोटिव्स कुछ और होते हैं। तो वो, और कराची वालों ने, आपने हमेशा देखा है कि इन चीज़ों के आगे रेज़िस्ट किया। और शहरियों की बात कर रहा हूँ, सियासी जमातों की बात नहीं कर रहा। अगर सियासी जमातें रेज़िस्ट करती तो आज शहर का ये हाल नहीं होता। लेकिन शहरियों ने हमेशा इन चीज़ों को रेज़िस्ट किया, जो कि आज तक कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, सोशल प्रोसेस होगा और प्योरली कराची राइट्स का प्रोसेस होगा। तो इसके अंदर कोई दस्ते शफ़क़त से बेहतर ये है कि जब वो तहरीक शुरू हो, तो उनसे डायलॉग्स किए जाएँ और उनके जितने ग्रीवेंसेस हो उनको एड्रेस किया जाए। सुन भाई, तहरीक तो इस शहर में बहुत बड़ी बड़ी शुरू हुई, और एक तहरीक ऐसी भी थी कि जो कि पूरे पाकिस्तान में अपना बलबला और अपना जोश दिखाने के लिए बेकरार थी, लेकिन आज उसका ही कोई अता पता नहीं है। इसके अंदर इस कदर कुव्वत होती थी कि पूरा शहर की बंद होता था। इसके अंदर इस कदर कुव्वत होती थी कि जब वजीर आजम पाकिस्तान बनता था तो पहले उनके मरकज पर जाता था। इसके अंदर इस कदर कुव्वत होती थी कि जब वो कॉल करता था असेंबली से वॉक ओवर, तो फिर असेंबली के मेम्बरान और स्पीकर भी उनके पास आके कहते थे भाई मान जाओ। अब वो तहरीक कहाँ चली गई? और आप फिर एक नया ख्वाब दिखा रहे हैं कि नई तहरीक आएगी। उस तहरीक का क्या बना जिस तहरीक का और हमने एक वक्त देखा है? तला भाई, ख्वाब देखेंगे तो पूरे होंगे। तो और 18 साल का एक डरावनी हकीकत तोड़ने के लिए आपको अच्छे ख्वाब देखने पड़ेंगे। क्योंकि आप रात में अच्छे ख्वाब देख के सोएंगे, तो सुबह जब आप उठेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रोडों के ऊपर नाआईदी देखनी पड़ेगी। अपना आ जाता हूँ आपकी तहरीक की बात। देखिए, वो जो तहरीक आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो 1978 में शुरू हुई थी, तो उनका बुनियादी मकसद तो शनाख्त दिलाना था। उसमें वो कामयाब रहे। फारसी कौमियत मनवाना था, उसमें वो कामयाब रहे। लेकिन जिन्होंने ये तहरीक शुरू करी, जो अकाबरी उसमें मौजूद थे, वो वक्त के साथ साथ सियासी पल्स को नहीं समझ सके अनफॉर्चुनेटली, और मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे फैसलों को जिग-जैग होना पड़ा। सेकेंडली, जब वो तहरीक चली थी तो उनकी वो लीडरशिप हो, जितने अकामीन थे उस टाइम के, जो नौजवान थे, और उनकी नीचे तक जो भी टॉप हायरार्की से लेके नीचे तक एग्जीक्यूशन पावर हो, वो सबके सब यंग थे। अब जाहिर की बात है, जब तहरीकें यंगस्टर्स के हाथ में नस्ल दर नस्ल हट के जब जाती रहेंगी, कि आपको पता होगा कि यंगस्टर्स ही चला सकते हैं, बुजुर्गों का दस्ते शफ़क़त हो, उनकी सुपरविजन हो, एग्जीक्यूटिंग पावर नौजवानों के पास हो। जब तक उस टाइम पे नौजवानों के हाथ में थी, तो जैसे आपने बात करा कि 3-3 दिन जो शहर बंद रहता था और एहतजाज भी होते थे, देखिए मुजाहरे भी, तो उसकी वजह ये थी कि जब आप जवान तहरीक होती है आपकी, तो फिर आप ये नहीं देखते कि रेपरकशंस क्या आएंगे, आप ये देखते हैं कि मंजिल तक कैसे जाना है। आज अनफॉर्चुनेटली उनमें से तकरीबन लोग तो 60 क्रॉस कर चुके हैं, और जाहिर सी बात है, हर बंदे की एक एज होती है, स्टेमिना होता है। तो लेकिन मुझे अब ये नजर आ रही हैं चीजें कि अब दोबारा नौजवानों की तहरीक उठेगी और इंशाल्लाह बहुत सारे मार्के अचीव करेगी। और उसमें कराची के अकाबरीन को भी यही सोचना चाहिए। मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करूँगा, कराची के जो अकाबरीन हैं, ताजिर बरादरी है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब वो नौजवान निकले तो उनको सपोर्ट करें, उनका बाजू बने, ना कि जो है उनके खिलाफ करेक्टर असैसिनेशन और इस किस्म के काम। हसन भाई, आप 3 महाजिर पाकिस्तान के सलीला हैं, क्योंकि महाजिरों के लिए बात करती है। और यही महाजिर था जब जामिया कराची में एक तंजीम की बुनियाद रखी गई, तलबा तंजीम की, जिसके बदल से एक पूरी सियासी तंजीम ने वजूद में जन्म लिया थी। और जब वो तलबा तंजीम जामिया कराची में काम करती थी, तो वो कहती थी कि हमें भाई एक मजहबी जमात की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस का सामना है। यही शिकायत उस वक्त की PSF भी कहती थी,
पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन और दीगर जमातें भी ये कहती थी कि भाई एक मजहबी जमात की इतनी अदादारी है, मैंने कहा आज से 40 साल पहले का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और अभी कल परसों ही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट नजर आया दोबारा जामिया कराची में। आपकी बार जो विस्टम हुआ है वो सिंधी तलबा हुआ है, सिंधी तलबा पर तशद्दुद हुआ है। तो क्या 40 साल के बाद भी हमारी जामिया का माहौल वही है जो आज से 40 साल पहले था? फर्क सिर्फ ये कि पहले माली मजलूम था, सिंधी मजलूम है। हकीकत क्या है, जरा हमने इस पर कुछ इज़ारे कल कर। देखिए वहां पर भी मेरी इस्लाह है तला भाई, सिंधी जो हैं हमारे भाई हैं, और जो सिंधी एंटी स्टेट नहीं होगा और एंटी कराची नहीं होगा, जो कराची इस मकसद के लिए आता है कि मुझे कराची की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना है, और जो मुहिब्बे वतन होगा वो सिंधी हमारा भाई है। लेकिन अगर वो ये समझेगा कि हम कराची जामे कराची में वतन मुखालिफ नारे लगाएंगे, सिंधु देश के नारे लगाएंगे, सिंधु देश बनाने के ख्वाब जो है वो पूरे करने के लिए हम पाया तकनीक पे पहुंचाने के लिए आवाज दस्ते का किरदार अदा करेंगे, तो फिर तो ऐसी चीजें होंगी। और कल भी उसी के एक तसलसल सा, अच्छा ये पहली दफा तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी मुख्तलिफ वाकयात हो चुके हैं जिसकी FIR जो है वो दोनों तलबा तंजीमों के ऊपर मुबीना टाउन थाने के अंदर मुतादिद दफा दर्ज हुई है। लेकिन कल का जो वाकया था, कल का वाकया ऐसा ही वाकया था कि जब आप पूरे कराची यूनिवर्सिटी में वतन मुखालिफ नारे लगाते हुए निकलेंगे, और ये वतन मुखालिफ नारे सिर्फ और सिर्फ जामिया कराची में तो नहीं लगे। अगर मैं सिंधी कल्चर डे की बात करूं तो सिंधी कल्चर डे के अंदर भी हमने गुलिस्तान जौहर हो या फिर कराची के मुख्तलिफ मजाफाती इलाके हो, वहां पर सिंधु देश के नारे लगते हुए देखे, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगते हुए देखे। तो कल का जो वाकया है उसके अंदर ऐसी कोई रिपोर्ट अभी नहीं आई है कि उसमें कोई मजलूम हमारा सिंधी भाई, मजलूम सिंधी हमारा तलबा जो शहर में कमाने के लिए या पढ़ने के लिए आता है, उसके साथ ऐसा वाकया हुआ। वो एक जत्था था, झुंड था, जो बैंड आउटफिट की तलबा तंजीम है उनका एक झुंड था, जिनके झुंड ने पहले उनको वतन मुखालिफ नारे लगाए, उसके बाद उनको प्रोवोक किया। तो जाहिर सी बात है जिस तलबा तंजीम की आप बात कर रहे हैं, जब वो बड़ी बड़ी तलबा तंजीमों से, उस टाइम की तलबा तंजीमों से टकरा गई, तो इनके आगे नई नई जो है जुम्मा जुम्मा 8 दिन उनके हुआ, और उन्होंने कल जो भी रिएक्शन दिया वो रिएक्शन पाकिस्तान की सालिमियत को बचाने का रिएक्शन था, वो रिएक्शन पाकिस्तान जिंदाबाद का रिएक्शन था, वो रिएक्शन पाकिस्तान के साथ खड़े होने का रिएक्शन था। तो कल का जो रिएक्शन है उसको मेजॉरिटी ऑफ कराची राइट से सपोर्ट किया, और उन्होंने इस बुनियाद पे सपोर्ट नहीं किया कि जो पाकिस्तान मुखालिफ आएगा वो यहाँ की कराची का बेटा, कराची का एक एक नौजवान पाकिस्तान की सालमियत को बचाने के लिए, पाकिस्तान के परचम को बचाने के लिए जो है वो फ्रंट फुट पे फ्रंट लाइन का किरदार अदा करेगा। तो कल ये वाकया हुआ है, और मेरा ख्याल है इस वाकये की छानबीन की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो लेट दी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स टू डिसाइड एंड लेट द कोर्ट डिसाइड। समय आप क्योंकि कानून के भी असरार पेश से वाकिफ हैं, आप खुद एक बैरिस्टर है और रोजाना की बुनियाद पे आपका जजेस से और साथ ही साथ अपने दीगर वकीलों पर अभी से रब्ता रहता है। अब क्योंकि एक नया सिलसिला चल पड़ा है, लोगों के अंदर एक नई सोच नजर आ रही है जिसका अक्सर जिक्र हम सुन रहे हैं, और हैवानों में भी इसकी कुछ गूंज है, कुछ बासकश्त है, मेरी महफूल में भी जिक्र हो रहा है कि जी 27वीं तरमीम आ गई, अब शायद 28वीं तरमीम भी आने को है। और कुछ इस हवाले से भी बासकश्त है कि भाई नया जब ये 28वीं तरमीम आ जाएगी तो शायद कराची को दोबारा से विफाक के ज़रिए असर दिया जाएगा, या इसको दोबारा से इंडिपेंडेंट इस्लामाबाद कैपिटल है, 1970 तक था बिल्कुल, इसकी बगैर सिफाक से फंडिंग होती थी। तो क्या ऐसा कुछ आपकी भी इल्म में है? अगर ऐसा हो गया तो इसका फायदा कराची को क्या हो? कला भाई बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पेंडिंग में है। और क्योंकि देखिए कराची का हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अंडरपास नहीं बना रही है, खंडरपास बना रही है ना। कराची के अंदर फ्लाईओवर्स नहीं बन रहे हैं, डाईओवर्स बन रहे हैं। जितने शहर कराची के अंदर मंसूबे हैं, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए भी चैलेंज करता हूं कि कोई कराची में 10 मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये चैलेंज मैंने पहले भी किया बट वो सिर्फ एग्जिट लेके मांगने की करते हैं, मैं फिर ये चैलेंज करके जा रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में तवातुर के साथ फ्रीक्वेंटली 10 मेगा प्रोजेक्ट्स गिनवा दे। कराची में शाराय भुट्टो को आप भूल गए? शाराय भुट्टो 65 अरब का कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो 40 अरब का जब K4 आया था वो 40 अरब का मंसूबा था। आज वही K4 मंसूबे की लागत 300 अरब रुपए हो गई है, और इनकी नाअहली ये थी कि इन्होंने वफाक को ये हवाले करके अपनी जान छुड़ाई है कि जिस तरीके से कराची वाले इनको
जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे थे, इनकी बैड गवर्नेंस को उजागर कर रहे थे। और उसके बाद सीधे सीधा K4 के बाद अगर आप रिसेंट में आ जाए तो BRT लाइन का जो मंसूबा है जो अब FWA के हवाले किया गया है, और ये तो नहीं देने को तैयार थे, इनसे लिया गया है वो प्रोजेक्ट, और ये इनके लिए एक क्वेश्चन मार्क है इनकी काबिलियत के ऊपर कि ये कराची में एक BRT लाइन का मंसूबा, उसके लिए FWA को आना पड़ गया। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो देखिए, कराची का वाहिद हल मैं आपको बता रहा हूँ, कराची का वाहिद हल ही सूबा है। कराची समेत, कराची में एक सूबा नहीं होना चाहिए, कराची समेत सिंध में मजीद सूबे बनने चाहिए। देखिए, सिंध में पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में, मतलब सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में, और बहुत जगहों पे तो पूरे पाकिस्तान की वैसे भी बात मैंने सेकेंडरी ऑप्शन में रख दी, क्योंकि पंजाब में तो मेरे ख्याल में सूबे की जो स्टैंडिंग कमेटी में मामला किया था उसकी करारदाद भी पास हुई, स्टैंडिंग कमेटी में भी मामला किया। तो पाकिस्तान में कम से कम जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से 20 सूबों का कयाम जरूरी है, जिसमें कराची हो, हैदराबाद हो या शहरी सिंध हो। तो वो बनना इसलिए जरूरी है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब शहरी और दही सिंध का तफरका कर सकते हैं तो उससे आपने बीच में एक लकीर खींची ना सिंध के, तो वाई नॉट कि आप कर शहरी सिंध को एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का स्टेटस दे दे। तो 28वीं तरमीम जो आएगी उसमें, ये मेरी जबानी नहीं है, ये कि लास्ट गवर्नर हाउस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी पैदाइश में बेचारे अवानी गवर्नर ताना टिसोरी साहब को हटाया गया जोर जबरदस्ती, उस कॉन्फ्रेंस में शब्बर रेडी साहब के भी ये अल्फाज थे, मदर अब्बास साहब के भी ये अल्फाज थे, फहीम सिद्दीकी साहब के भी ये अल्फाज थे, जो कराची के एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर्सन और ब्यूरोक्रेट जाइंट्स हैं, उनके ये अल्फाज थे कि कराची का वाहिद हमीद साहब जो साबका ब्यूरोक्रेट हैं और मौजूदा नेशनल असेंबली के मेंबर है, उनके ये अल्फाज थे कि कराची को सूबा बनाना नागुज़ीर है। जब सूबे की बात आती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौरन ये जो सिंध असेंबली में करारदाद लेकर आए, क्या ये करारदाद आईनी करारदाद है? जब आइन, जिस आइन को ये कहते हैं कि ये आइन भुट्टो साहब ने बनाया था, जब उस भुट्टो साहब के आइन के मुसव्वदे में ये शिक मौजूद है कि पाकिस्तान में मजीद सूबों का कयाम हो सकता है, तो आइन से मुतसादिक करारदाद लाना क्या आइन के मुनाफी नहीं है? मतलब आपने सूबाए सिंध की जो सूबाई असेंबली है, जो सबसे बड़ा ऐवान है सूबे का, वो माजरत के साथ अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा तला भाई, कि वो सूबे की सबसे बड़ी औकात है, और ये सबसे बड़ी औकात रात में जो करारदाद उठ के पास करना चाहे, सुबह जो करारदाद उठ के पास करना चाहे, अपनी अक्सरियत की बुनियाद पे, 100% अक्सरियत की बुनियाद पे कर देती है। तो देखें, 100 से ज्यादा सीटें हैं उनके पास, 116 या 118 है वाले, बट देखें हमारे सिद्दी भाई, हमारे भाई हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सूबे के, हमने पिछले 30 सालों में सूबा क्यों नहीं मांगा? हम मान सकते थे ना। 2002 में लोग कहते हैं सूबे की बात नहीं की, क्यों नहीं की? सूबे की तरफ हमें गामजन करने के लिए सबसे बड़ा जो किरदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। 2002 में हम क्यों सूबा मानते थे? भाई खुद बताएं। एक लॉजिकल बात करूंगा ना मैं, कोई एथनिकल या कोई एक्सट्रीमिज्म बात नहीं। 2002 में तो आप एंजॉय कर रहे थे, मुशर्रफ भी कहराती थे, और बड़ा ही रेविशिंग आपका पूरे शहर के बिला शिरकत गैर मालिक थे, हैदराबाद तक में आपका और शहरी इत्तेहाद का बड़ा जोर जबरदस्त। सलाम भाई, ये एक हमारे ऊपर, पूरी कौम पे या पूरे शहर के ऊपर एक टैग है। 2002 में सूबा इसलिए नहीं मांगा गया क्योंकि शहर में काम हो रहा था, शहर में बिजनेस आ रहा था, शहर में तरक्की हो रही थी। कराची वॉज जो 12 कराची मोस्ट इमर्जिंग सिटीज, टॉप 10 मोस्ट इमर्जिंग सिटीज के अंदर कराची शामिल था। कल जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है उसमें कराची 3rd वर्स्ट लिवेबल सिटीज के अंदर आया है, तीसरी दफा कंसेक्यूटिव 3 सालों की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो जब शहर में पानी आ रहा होगा, जब शहर में सड़कें बन रही होंगी, जब शहर में फ्लाईओवर्स बन रहे होंगे, जब शहर में अंडरपास बन रहे होंगे, जब शहर में 300 अरब रुपए का काम नजर आ रहा होगा, तो एक बात बताएं, क्यों हम सूबा मांग के अपने सिंधी भाइयों को प्रोवोक करेंगे कि हम जो है सूबे के खिलाफ है? हम सिंध सूबे के कभी खिलाफ नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हालात में लेके आई। आज मैं आपके प्रोग्राम से चैलेंज करता हूँ वजीर आला साहब को, और उनके जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी उनके खानदान के है ना, तो उनको भी चैलेंज करता हूँ कि क्या आप कराची के किसी शहरी को शिकारपुर में कमिश्नर लगाएंगे? आप कराची के किसी शहरी को खैरपुर में डिप्टी कमिश्नर लगाएंगे? आप कराची के किसी शहरी को लाड़काना के अंदर, लाड़काना से कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट देंगे? आप कराची के किसी शहरी को सेवन, दादू, जैकूबाबाद के अंदर डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लगाएंगे या वहां से इलेक्शन का टिकट देंगे? अगर ये हाँ कर दें
तो सूबे का मुतालबा खत्म हो जाएगा। सूबे का मुतालबा देखे जरूरत इजाद की माँ होती है। तो आज अगर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज नहीं मिल रहे, ये कैसा शहर है, ये कैसा शहर है पाकिस्तान का बदनसीब तला भाई, कि इस शहर की काउंटिंग ही नहीं होती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके अंदर सबसे बड़ा सेंसस हुए भी 2 दफा हो सेंसस के अंदर क्या आबादी है आप मुझे बताएं, 2 करोड़ 3 लाख। कराची की आबादी 2 करोड़ 3, मतलब कि असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चीफ के ये कह रही होती है कि कराची की आबादी 4 करोड़ है, कराची की आबादी 3.5 करोड़ है। एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की यूसी बनती है 1.5 लाख के ऊपर, और मजाफाती एरियाज में आप यूसियां बना रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूंसीज कर। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक कॉन्स्टिट्यूंसी 1.5 लाख वोटों के ऊपर है, और वहीं पर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिस्ट्रिक्ट नलीर की है वो 15,000 वोटों के ऊपर है, तो क्या ये कराची के अंदर खुला तजाद नहीं है? आप कराची को तो तोड़ के डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी भी निकाल लें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी निकाल लें, डिस्ट्रिक्ट नलीर भी निकाल लें। अगर हम ये बात कहते भाई आप सेंसस सही कर दें, आप कराची को सारा रोजगार दे दें, कराची को आप कराची वालों को नौकरियां दे दें, कराची गाइड जो है वो 1 से 15 ग्रेड पूरी दुनिया का कानून है कि वो वहां के लोकल्स को नौकरी मिलेगी, आप वो नौकरियां दे दें, सूबे की डिमांड नहीं होगी। जब तक ये चीजें चल रही थी कोई सूबे की डिमांड नहीं थी। अब आपने 18 साल हो गए, ये अभी का लावा नहीं है, ये तो बात निकलना शुरू हुई है। 18 सालों में आपने हमें धकेला है कि हम सूबे की तरफ जाएं, और 28वीं तरमीम के अंदर ये इंटरनेशनल डिमांड भी हो गई है कि जो शहर पूरे वफाक को, पूरे सूबे को चला रहा है, जिसके एनएफसी के अंदर शेयर इतना बनना चाहिए, उसको वफाक ने ही निगलेक्ट किया हुआ है। सूबे ने तो 18 साल से जो है वो दीवार में चुन दिया, निगलेक्ट नहीं किया सूबे ने। 18 भाई वजीर आला साहब के बाद 12 से 14 वजारतें हैं, पिछले 18 सालों से वजारत खजाना वजीर आला साहब ने अपने पास रखी हुई है, वो कहाँ बजट जा रहा। आपने पिछले 18 साल में एनएफसी से पीएफसी नहीं करा। ओजीटी ऑप्ट्राई जिला टैक्स जो मुशर्रफ साहब के टाइम पे डायरेक्ट केएमसी के अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता था, आज वो जिला टैक्स, सेस का टैक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जा रहा है। आज हालत ये है कि वाटर बोर्ड का जो सीईओ है वो नोटिफाइड सीईओ है ही नहीं, वो नोटिफाइड सीईओ नहीं है। जिस टाइम पे उसकी अपॉइंटमेंट हुई है इस टाइम पे तो वो ट्रेनिंग के ऊपर था, और इस तरीके से आप शहर को चला रहे हैं। बेसिकली ये कराची को कराची समझ के नहीं, कॉलोनी समझ के चलाया। इस बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं बैरिस्टर हसन साहब के साथ और एक ब्रेक के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। वेलकम बैक। हसन भाई, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आईनी अदालतों का क़याम हुआ तो उस हवाले से, क्योंकि लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल होता है कि इनकी क़याम की क्या ज़रूरत थी और जो रिवायती अदालत थी उनमें और इन अदालतों में क्या फ़र्क है, और इनके आने से आम साइड को कितने हद तक मजीद फ़ायदा हो सकता है। जैसे इसको तला भाई दुआ तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और देखें आईनी अदालत बनाने की वजह ये थी कि जब हम 27वीं या 26वीं तरमीम से पहले थी कि 26वीं तरमीम में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया था, और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट लेकर आई थी, जिसमें वो जो सो मोटो एक्शन होता था, स्कोप नोटिस की जो वो थी पावर्स थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सूबे के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की, वो ख़त्म कर दी थी। और पार्लियामेंट ने कहा था कि ये पावर जो है वो हम डिसॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम आई, तो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये हो गया कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन गई, वफाकी आईनी अदालत। वफाकी आईनी अदालत का काम ये हो गया कि पब्लिक एट लार्ज की पटिशन हो, गवर्नमेंट की पटिशन हो, गवर्नमेंट इदारों के खिलाफ लगने वाली पटिशन हो, जो भी आईनी मैटर्स हैं, वो सब एक पर्टिकुलर कोर्ट बना दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी पेंडेंसी ऑफ केसेस इतने हैं तो सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पे जब केसेस की हेयरिंग करती है तो बाकी केसेस को एड्रेस करना पड़ जाता है। जाहिर सी बात है जब इतने हाई प्रोफाइल मैटर्स चलेंगे, कभी पीटीआई को इलेक्शन का निशान देने की पटिशन हो, या जब उस तरह की बढ़ी गई आदत थे इमरान खान साहब का जो जिस तरीके से उन्होंने असेंबली पहले की कि उसका मामला हो, तो उन्होंने एक सोचा कि जैसे कि पूरी दुनिया में एक स्ट्रक्चर है कि बहुत सी ममालिक में वफाकी आईनी अदालत कह रहे हैं या आईनी अदालत कह रहे हैं वो अलग होती हैं, और पटिशंस अलग, जैसे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं आपके मुल्क के अंदर हर किसी का, तो इसी तरीके से वफाकी आईनी अदालत बना दी कि अब जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो है वो एक स्पेसिफिक अदालत डील करेगी और वहीं से डिस्पोजल करेगी, ताकि आवाम को
उनके मैटर्स के ऊपर जो है इंसाफ की फराहमी जल्द अज जल्द हो सके। इसी तरीके से सूबे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी, क्योंकि पहले ये हुआ करता था कि जब 27वीं तरमीम से पहले चीफ जस्टिस ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पिटीशन को किसी भी बेंच को रेफर कर सकते थे, अपने पास भी रखते थे और बेंच को। अब ये 27वीं तरमीम के बाद बाइंडिंग हो गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी, 2 बेंचेस हाई कोर्ट के अंदर 2 बेंचेस बनाई गई है, तो जो उस रोस्टर के अंदर जो भी जस्टिस बैठे होंगे वो उस आईनी अदालत के वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर उन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करेंगे। उसके अलावा वो पिटीशन नहीं रेफर नहीं हो सकेगी। उससे बहुत सी बेहतरी भी आई है। अलबत्ता पॉलिटिकल और हमारी जो बार एसोसिएशन के हकाइक हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। वो फिर वैसी बात है, वो वही बता सकेंगे। बट अगर मैं इंटरनेशनल बुनियाद पे देखूं या पाकिस्तानी बुनियाद पे देखें, तो मैं होपफुल हूँ कि इसके ज़रिए मुल्क के अंदर तब्दीली है, क्योंकि आपको पता है मुल्क के अंदर ज़्यादातर जो बर्डन है, वो बर्डन ही पब्लिक एट लार्ज के इश्यूज़ का है कि कोई इरेक्शन ऑफ इलीगल बिल्डिंग हो या फिर कोई इदारों के खिलाफ प्रतिशत हो, तो वो पब्लिक एट लार्ज के मैटर्स बनते हैं। तो इसलिए इसका एक सेक्शन बिल्कुल अलग कर दिए ताकि आप वफाकी आईनी अदालत हो, ये सूबे की आईनी बेंचेस हो, वो इसको बिल्कुल सेपरेटली डील करके एज सून एज इसका डिस्पोजल करें। हसन भाई, आपने जो बातें बताई वो डेफिनेटली नाम सुनने वाले देखने वाले की बड़े शौक का बाइस हैं। मगर हम साथ ये भी जानना चाहते हैं हसन भाई कि जो आपने केसेस लड़े थे स्पेशली शहर के लिए, इसके अंदर जो लोगों की हलाकतें हुई थी उसके आपने मैदान में खड़े हुए थे और फिर जो लोगों ने जो उसके खिलाफ इंसिडेंस दी उनको भी आपने सपोर्ट किया, और ये जो सारा मामला था क्या ये वक्ती तौर पे दब चुका है या अभी भी शहर में वही लावा पकड़ा है, जो लोग आके हमारे ट्रकों के नीचे डंपरों के नीचे मर रहे थे, उसकी सिचुएशन क्या है, कानूनी बात कहाँ तक पहुंचा है? भाई मैंने लास्ट ईयर ये वैसे तो 2023 में पहली पिटिशन लगाई थी मैंने, जब स्ट्रीट क्राइम्स रूम थे और आपको याद होगा बलूच कॉलोनी पे फाइल किया था, राइडर को मारा था। उसके अंदर मैंने पिटिशन फाइल की थी, उसके ऊपर डायरेक्शन हो गई सारी चीज़ों के ऊपर, वीआईपी मूवमेंट के ऊपर। फिर मैं डप्पर वाले इश्यूज के अंदर स्टेप इन हो गया। डप्पर वाले इश्यूज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी हुई कि डीआईजी उस टाइप के जो थे उनको होते से बर्खास्त किया गया, नए डीआईजी को डिप्यूट किया कि अपॉइंट किया गया, और उसके साथ साथ सारी चीज़ों के ऊपर ट्रैकर्स के मामलात हों, जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट आवर्स हैं उसके मामलात हों, और सारी स्पेसिफिकेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करने के मामला थे, जो जो मेरी इस्तदा थी उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन के ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए कैबिनेट में पास किए। उसी रहा अनफॉर्चुनेटली अफागा कसाब का जो अरेस्टिंग थी वो हो गई उनकी स्पीचेस के ऊपर, जो उनके कोलोकेशनल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन या स्प्रेड, तो उसके ऊपर फिर मुझे रात में मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पर फ्री कानूनी मामलत का ऐलान किया, उससे काफ़ी केसेस के अंदर मैं बड़ा इफेक्टिवली पेश पेश रहा। फिर गुल प्लाजा वाला सानिया हुआ, गुल प्लाजा वाले सानिया के अंदर मैंने पिटिशन लगाई, उस पिटिशन के अब्दुल्ला रिकॉर्ड ये भी आई है जिसके अंदर मैं फर्दर लीगल रेमेडीज अवेट करते हुए आर्टिकल 90A के तहत इंफॉर्मेशन जो सिंध इंफॉर्मेशन इदारा उसको कहूँगा कि इसको पब्लिश करें और बताएं कि कौन इसका जिम्मेदार है, कि वो पुलिस है उसकी होलसेल जिम्मेदारी यूनियन के सदर पर डाले। अच्छा, अगर उस पर जिम्मेदारी है तो पहले क्यों नहीं है, ये तो खैर एक गलत टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी इस पे काम किए। फिर जो लकी वन के ऊपर डंपर्स नजर आतिश हुए थे पिछले साल, उसके अंदर जितने लड़के अरेस्ट हुए थे उसमें से मेजोरिटी ऑफ लड़के हमारी तरफ भी थे, और उनको हमने कानूनी मुफ्त कानूनी तरीके से उनको चलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह की बेल हमने कराई। पैसा मेरा पूरा बिल्कुल का फोरम था कि इस बेल के अंदर मौजूद था, और आज तक वो केसेस के अंदर की तकरीबन कुछ केसेस डिस्पोज ऑफ हुए हैं और कुछ केसेस चल रहे हैं। देखिए, ये लावा तो पहले से पकड़ा था और आज भी ये वाकयात हो रहे हैं, कभी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, कभी कुरंगी क्रॉसिंग में होता है। रिसेंट आपको याद होगा जोड़ी जौहर या मिलीनियम वाले पुल की तरफ हुआ था, और वही उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, लावा था जो अचानक आवाम का फटा था। ये कोई प्री प्लान्ड आर्सन जो है, एग्रीवेटेड आर्सन जो है डंपर्स की नहीं हुई थी, ये एक अनप्लान्ड चीज थी, और ये अनप्रेसिडेंटेड चीज थी जो अचानक हुई थी, और वो इसीलिए हुई थी कि लोगों ने ये देखा कि यार ये डंपर्स इस तरीके से रेस लगा रहे हैं और लोगों को कुचल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है शहर है, जब आप शहर को लवारिस छोड़ेंगे तो फिर शहर के लवारिस देखते हुए
ये शहर के उभरते हुए वारिस है, उनका तो खून जोश मारेगा। तो फिर जो इंसान फिर जब फ्रस्ट्रेशन के बाद लावा फटता है, तो उन्होंने जो किया वो वही हुआ जो उनके ज़मीर ने और उनके उस वक़्त के जज़्बे ने उनको इजाज़त दी। तो आज भी ये चीज़ें मौजूद हैं। स्ट्रीट क्राइम का आप बता दें आज भी कहाँ ख़त्म हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब ये पूछा जाए तो वो लंदन की मिसाल दे देती है, न्यूयॉर्क की मिसाल दे देती है कि वहाँ पे क्राइम है, वहाँ पे 100 में से 2 लोगों का अगर क्राइम हो रहा है तो उसको वो बहुत बड़ा क्राइम समझते हैं। उसके साथ-साथ पेरिस की मिसाल दे देते हैं, लेकिन कराची के ऊपर नहीं आते। स्ट्रीट क्राइम आज भी कराची में मौजूद हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के साथ-साथ डंपर आज भी कराची में आप रात में निकले जिस तरीके से दनदनाते हुए घूमते हैं कि लोग अपनी जान बचा के खुद ही कॉर्नर्ड हो जाते हैं। उसके साथ-साथ कराची के अंदर अब तो ये हाल हो गया है कि मंशियात खुलेआम निकल ड्रग्स डीलिंग, ड्रग्स की सप्लाई, ये सारी चीज़ें खुलेआम हो रही हैं और सबको पता है। कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको ये ना मालूम हो। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर आप जाएँ तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ ड्रग डीलिंग। काफ़ी वहाँ से ड्रग्स मैं आपको नाम दे सकता हूँ, मूसा कॉलोनी आप ले लें, लियाकताबाद की जो मूसा कॉलोनी है आप उसको उठा लें, C1 एरिया उठा लें, उसके साथ-साथ आप नाज़िमाबाद की तरफ चले जाएँ, ईसा बोर्ड की तरफ चले जाएँ, बकोरिया बोर्ड की तरफ चले जाएँ और जो ज़ियाउद्दीन के साथ जो नाला लगता है, उस नाले की तरफ चले जाएँ। यहाँ पर मंशियात खुलेआम फ़रोख्त होती है और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो दस्ते-शफ़क़त है, वो कोई सियासी शख्सियत की बड़े कोऑर्डिनेटर के दस्ते-शफ़क़त है। हसन भाई, सॉरी टू कट यू, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आप बात कर जी। रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सियासी जमात का नाम हो, आज मौजूद नहीं है ना वो अवाम में, इसलिए तो चीज़ें हो रही हैं तलब भाई। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो सियासी वैक्यूम बना है, उसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि पढ़े लिखों का इलाका हुआ बड़े करता था। इलाकों का इलाका है, लोग नॉर्थ औरंगाबाद से आपने कभी सोचा था लोग मूव होंगे? लोग नॉर्थ औरंगाबाद से मूव होके पीसीए से सोसाइटी की तरफ आ रहे हैं। लोग नाज़िमाबाद छोड़कर गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर की तरफ जा रहे हैं या फिर लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कराची से छोड़कर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद इस्लामाबाद यहाँ शिफ्ट हो गए। और ये मैं आपको हकाइक पे मबनी बात कर रहा हूँ, अगर कल को अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, 6 एप्लीकेशंस अहले मोहल्ला के बिहाफ पे मैंने लगाई। आज तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी साहब के पास मैं पर्सनली मिलने गया। अभी के एसएसपी नहीं, इससे पहले के एसएसपी साहब थे और उनके पास मैं मिलने गया हूँ। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। फ़ोन करते थे हम, फ़ोन नहीं उठाते थे और एक दिन उन्होंने मजबूरन आके ब्लॉक ही कर दिया क्योंकि मैंने भी ये ठान लिया था कि मुझे ये ख़त्म करवाना है। उस बर्दाश्त में हमारे जो लड़के थे, हमारे जो रज़ाकार थे, मेरे जो वर्कर्स थे, उन्होंने मूसा कॉलोनी के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़े में उनके सर भी फटे हैं, उनको ज़ख्मी भी किया गया। आज तक वो ज़द-ओ-ग़ूब भी हो रहा है, उन पे कई इल्ज़ामात भी लगाए गए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के हमारे वर्कर्स पे, लेकिन वो आज भी डटे हुए हैं। और उसका क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल किसी मशहूर सियासी शख्सियत के दस्ते-शफ़क़त है। वहाँ डीसी भी उनकी मर्ज़ी का लगता है, एसएसपी भी उनकी मर्ज़ी का लगता है, डीआईजी भी उनकी मर्ज़ी का लगेगा और ये सारा जो नेटवर्क है, इस नेट पे कब्ज़े हो, वहाँ से मंशियात हो, उनका कोई मखसूस कोऑर्डिनेटर चला रहा है और आज उसका रिज़ल्ट ये। मगर असल में ये जो मंशियात का चक्कर है, ये तो हम हर इलाके में देखते हैं। कहा जाता है कि चनेसर गोट एक बहुत बड़ा मंशियात है। इसमें चनेसर बोर्ड बहुत बड़ा गढ़ है। लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इसलिए बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आपने कभी सुना नहीं होगा। लेकिन चनेसर बोर्ड की कोई हिस्ट्री वही है ना। चनेसर बोर्ड में आज से मंशियात की डीलिंग और मंशियात की सेल परचेज तो नहीं हुई। मंशियात चनेसर बोर्ड में बहुत अच्छे से चल रहा है। क्योंकि महमूदाबाद की जो इलाके हैं वहाँ से इलेक्टेड नुमाइंदे वहाँ से सईद गनी साहब का ही है जो मिनिस्टर हैं और उनके जो भाई हैं वो वहाँ से टाउन चेयरमैन है माशाल्लाह से। वो चनेसर गोड जो है, चनेसर टाउन आप कह रहे हो, चनेसर टाउन में बहुत बड़ी तादाद में मंशियात है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रिकॉर्ड तोड़ मतलब कि अगर चनेसर टाउन के बाद कोई एरिया मंशियात में आएगा तो वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आएगा। इसका हाईलाइटेड मैंने इसलिए किया। आप वाली बात की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक वक्त था कि इस किस्म कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था और आज मजे से आते हैं हर किस्म की मंशियात के वहाँ पर दस्तियाब। कि क्या उन्हें लगता है कि ये बाकायदा प्री प्लान उन ज़हनों को, उन अज़हान को मुअत्तल करने का, तारीक करने का प्लान है कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है कि सी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से कौन-कौन सा खिलाड़ी नहीं उभरा, कौन-कौन सा सहाफ़ी नहीं उभरा, कौन-कौन सा ऐसा दरख्शन आदमी नहीं उभरा। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थे आपके। देखिए, जब थाने और चौकियाँ ठेकों पे दे दी जाएँगी ना दादा भाई और जब उनको पता होगा कि हम सरकार के अवाम के जो है वो नौकर नहीं है, उनके हाकिम हैं। जब आपके थानों के अंदर के एसएचओज़ हाकिम बन के बैठेंगे और उनका दिल जिस पर दिल चाहेगा जिसको फिट करेंगे, झूठे केसेस के अंदर उनको मुक्त करेंगे।
तो फिर लोगों का जहन चलता है कि क्या ये हम जमहूरी सूबे में रह रहे हैं या ये अनसाउंडेड अनअनाउंस मोनार्की सिस्टम है, बादशाहत है, वडेरा शाही है कि जिसका जो दिल चाहे वो करे, जिसको दिल करे बंद करते हैं, जिसका दिल करे एसएचओ अपनी मर्जी का लगा दें, वो एसएचओ कुछ पैसे लेकर एक बड़ी अमाउंट देकर एसएचओ लगे, एसएसपी लगे, डीएसपी लगे, और जाहिर सी बात है जब वो लगेगा तो आप नहीं समझते कि वो ऊपर के लोगों को या अपनी इनकम को डबल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और प्रॉफिटेबल अमाउंट को पूरा करने के लिए फिर तो ऐसी वो आवाम से वसूल करेगा। तो आज तो शहर को ठेके पे दे दिया है, 6 महीने का ठेका हो, 3 महीने का ठेका हो, उसके बाद नया बत्ता पैसे देके लग जाता है, फिर वो शहर को ठेके भी चलाता है। जब तक मैं आपको कह रहा हूँ ना सूबा नहीं बनेगा, आप कराची से स्ट्रीट क्राइम्स हो, आप कराची के अंदर लोकल विजिलेंस हो, आप कराची में लोकल गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब चीजों में नाकाम। आपको एक चीज बता दें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो, अभी गिलगित के इलेक्शन में आप देखिए अपना सीएम ले गया है। गिलगित बल्तिस्तान में गया हुआ था, अभी लास्ट मेरा टूर हमजा का था। लोगों ने मुझे दिखाया कि वो किस तरीके से जीते। 90% लिटरेसी रेट है वहां पे, 90% लिटरेसी रेट, तो मतलब बादशाह लोगों ने 0% क्राइम। तो आप समझते हैं कि वो 90% लिटरेसी रेट रख के वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? ये पूरा इंजीनियर्ड इलेक्शन हुआ है वहां पर, और एक को सिर्फ सीट दी गई है और दस्ते शफ्ता तरफ कह दिया। 90% वहां के लोगों ने मुझे बताया कि हमने प्रोटेस्ट किए 3 दिन। गिलगित के जो चिलास वाला रोड है, चिलास वाला रोड बंद था तला भाई, वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था कि ये इंजीनियर्ड इलेक्शन हुए हैं, रिग्ड इलेक्शन हुए हैं, प्री पोल रिगिंग भी हुई है, पोस्ट पोल रिगिंग भी हुई है। बार बादल किसार हसन भाई, आप बात कर रहे हैं इंजीनियर इलेक्शन की, रिगिंग की, प्री पोल की, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो 18 के इलेक्शन थे, जो 24 के इलेक्शन थे, वो आपके ख्याल में क्या बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से हुए थे कि आरटीएस बैठ गया और सारी चीजें आपके सामने ही इसकी रिवायत तो 18 में पैदा हुई ना, और जिन्होंने ये रिवायत डाली थी 18 में, अफसोस के साथ उनको पाकिस्तान की तारीख शायद नहीं पता थी, तो जो रिवायत डालने वाले थे वही उस रिवायत का शिकार हो गए। 24 में इस बात पर वैसे इतना कहूँ, 18 के रिवायती जिनकी बुनियादी रिवायत थी 18 के इलेक्शंस के अंदर, वो अपने किए के खुद शिकार हो गए 24 में। इस पे मैं ये जुमला कहूँगा। और उसका बेनिफिशियरी कौन रहा? उसके बेनिफिशियरी समीर है। कौन नहीं रहा आप मुझे बताएं, कौन नहीं रहा? सारी जमातें बेनिफिशियरी। आप कोई भी शहर की जमात उठा लें, मुल्क की जमात उठा लें, सूबे की जमात उठा लें, सब इसके बेनिफिशियरी। अरे एक सवाल असल में यहाँ पैदा होता है। चलिए हम बात करते हैं जब कराची की, तो फिर कराची का नाम लेते ही आपके पास सबसे बड़ा नाम जो जहनों में आता है वो एमक्यूएम था। एमक्यूएम ने जो पिछले कौमी असेंबली इलेक्शन में जो कौमी असेंबली की सीटें हासिल की है, वो बहुत बड़ी तादाद में हासिल की, और शायद उस वक्त भी इतनी सीटें नहीं होती थी जब वो टाइम होता था। आप समझ में होगा मैं क्या चाह रहा हूँ। तो उसके बावजूद आज अवामी सतह पे, सड़क की सियासत पे, गली मोहल्ले की सियासत में वो पावर नजर नहीं आ रही कि इतने एमएनए आपके हैं, उसके बावजूद आपके आपसी खुलाफात भी सामने हैं, और ना आपके अवामी मसाइल हल हो रहे हैं, ना लोगों की ग्रीवेंसेस दूर हो रही है। मामला आखिर क्या है? तला भाई, एनपीएम वो वाहिद जमात है जिसमें एनएनए एमपीएस की ग्रिप और पावर नहीं होती थी, तंजीम की पावर, उसके इलाकाई तंजीमी ओहदेदार की पावर होती। आज अनफॉर्चुनेटली मुझे भी बड़ा अफसोस होता है, ऐसी बात है, मैं इसी शहर में पढ़ा हुआ, मैंने एक्टिव का उरूज भी देखा और जवान भी देखा, आपने भी एक चीज देखी होगी। आज अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम की जो अंदरूनी जंग है, अंदरूनी जंग की वजह से मेजॉरिटी ऑफ एमक्यूएम डाई हार्ड वर्कर्स, जो लॉयल वर्कर्स हैं, आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं, वो घरों पे बैठे। और अफसोस के साथ जो लोग घरों पे बैठे ना, उनके पास वो लीडरशिप जा भी नहीं रही, उनको अप्रोच भी नहीं कर रही, उनकी मसाइल भी नहीं सुन रही, उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस भी नहीं कर रही कि उनके साथ मसला क्या है। तो एमपीएमए ने तो पाबंद होता था सेक्टर यूनिट इंचार्ज का। तो जब वो सेक्टर यूनिट इंचार्ज घरों पे बैठ देंगे कि जिस यूनिट में एक वक्त में 600 कारकुन होते थे, आज उस यूनिट के अंदर 10 कारकुन हो जाए, और वो तंजीमी ओहदेदारान ये वजह ही नहीं मालूम कर पा रहे हो पिछले 10 सालों के अंदर। 10 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है, 10 साल बाद एक नई जनरेशन जन्म लेती है, तो वो 10 सालों के अंदर ये वजह ही तलाश नहीं कर पा रही हो टॉप लीडरशिप की ऐसी क्या वजह है कि हमारा ग्राफ तंजीमी तौर पे नीचे जाता जा रहा है। तो फिर ये मामला तो होंगे भी, राइट बात है, एमपीएस एगेंस्ट नजर नहीं आई, क्यों एमपीएस एगेंस्ट को प्रपोज करने वाले, सेकंड करने वाले और इंट्रोड्यूस करवाने वाले अपने आवाम से, वोटर से
कारकुन होता है भाई, वोटर तो कारकुन निकालेगा ना, वर्कर निकालेगा, वोटर तो इलाके के होतेदार निकालेगा, एमपी एमएलए वोटर थोड़ी निकालता, वो तो वोट एम करता है, अटेंड करता है एक सब्जी में जाने के लिए। जब वो असेंबली में जाता है फिर सेक्टर और यूनिट उनको मसाइल लिख कर देता है, जिसको आप एफपीए कमेटी कह रहे हैं, वो कमेटी बनती है, वो मसाइल लिख के देती है कि इलाके के ये मसाइल है, इस पर आपको असेंबली में बात करनी है। आज आपने जब ये सिस्टम तंजीम की सिस्टम खत्म हो जाएगा, कारकुनान डाई-हार्ड वर्कर्स, लॉयल वर्कर्स घरों पे सीनियर, और ये वैसे वर्कर्स की बात नहीं, कि ना सीनियर एमक्यू के मोस्ट सीनियर जो 30-30 साल एमक्यू की तंजीमी और सियासी ओहदों पर रहे, वो भी घर बैठे हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनको भी कोई अप्रोच नहीं कर रहा कि मसला तो सुना जाए कि मसला क्या है। तो जब तक ये साथ बैठेंगे नहीं, यूनाइट नहीं होंगे, इख्तिलाफात लाएंगे नहीं, और दिलों से अपना एक दूसरे को होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है शहर जिनसे हमें हुकूक लेने, जिनसे जंग लड़नी है, हम उनको छोड़ के अगर आपसी, और वो तो चाहते हैं कि आपसी मामलात के अंदर एमक्यू उलझी रहे ताकि उनकी तरफ ध्यान ना जाए। एमक्यू को मशवरा तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वैसे तो सब सियासी बसीरत भी मुझसे ज्यादा रखते हैं, एज में भी मुझसे बड़े, लेकिन मैं ये नेक ख्वाहिशात का इज़हार करूंगा कि एमक्यू आपस की इख्तिलाफात खत्म करे, असेंबली के इख्तिलाफात हो या तंजीमी इख्तिलाफात को खत्म करके सबसे पहले ये सब मामला सेट हो गए। अगर वो अपनी तंजीम को ग्रिप में लेके अपना इलाकाई स्ट्रक्चर मजबूत कर ले, तो बहुत से मामला तलावाई हल हो सकते देखिए, वैसे मोहम्मद हसन साहब ने आज जो बातें की हैं, उसके अंदर इख्तिलाफात दूर करने की बात, शहर को बेहतर करने की बात है, और लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा करने की बात है, जो कि वाकई में शहर के लिए और शहर के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं हसन साहब कि आप तशरीफ़ लाए, अपनी बेशुमार नज़र नज़र हैं। किया आज लोगों ने मुझे याद किया और मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। हम साथ ही साथ अपने नाज़रीन की भी बेहद शुक्रगुजार हैं जो इस तमाम पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े रहे। हम चाहेंगे कि अपने फीडबैक से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल podcast@5 के अपनी आरा से हमें ज़रूर मुतला करें, ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान तला अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।